दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत एक नए अध्याय छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक संबंधी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये चैप्टर अहम भूमिका निभाता है और कम से कम 1 या 2 नंबर से प्रश्न जरूर इस टॉपिक से बनते हैं। तो आइए इसके हम मूल कंसेप्ट को समझते हैं कि इस छंद के अंतर्गत जो परीक्षा से संबंधित जरूरी बातें हैं वो क्या हैं, जिससे हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो इसी पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं छंद। देखिए, छंद ये हिंदी विषय का भी एक चैप्टर है और संस्कृत विषय का भी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृत में इसको यदक्ष परिमाण यदक्ष परिमाण परिमाण तछंद अर्थात इसकी परिभाषा के तौर पे हम देखेंगे तो जहां 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 पे वर्णों की गिनती की जाती है, जहां पे अक्षरों की गिनती की जाती है, अक्षरों या वर्णों की गिनती की जाती है, गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है, परिगणन किया जाता है, वह छंद है। यानी छंद के अंतर्गत हम वर्णों की गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे संस्कृत में इसके परिभाषा के तौर पे दिया हुआ है कि यद क्षर परिमाण तच छंद, अर्थात जहाँ पे अक्षरों या वर्णों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है वह छंद है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज कि हम जैसा कि जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और वेदांत की संख्या कितनी होती है, तो वेदांत की संख्या 6 होती है। वेदांत की संख्या 6 मानी जाती है। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि छंद का यदि हम छंद का शाब्दिक अर्थ, छंद का शाब्दिक अर्थ है आच्छादन। आच्छादन या आच्छादन होता है, आच्छादन या आह्लादन होता है,
तो यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि छंद के बारे में कि वेदों के 6 अंगों में वेदों के वेदों के 6 अंगों में छंद को वेद का पैर छंद को छंद को वेद का पैर माना गया है। छंद को वेद का पैर माना गया है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि छंद पादौ तु वेदस्य। तो अर्थात कहने का मतलब कि छंद पादो तु वेदस्य, यानी वेदों के 6 अंगों में छंद को वेद का क्या माना गया है, तो पैर कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे एक चीज कि छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज कि इनकी पुस्तक का नाम छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम है। देखिए, इतनी बातें पहले हम स्पष्ट कर लें कि छंद की परिभाषा के लिए यद क्षर परिमाणा तत्छंद, अर्थात क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे अक्षर वर्णों की गिनती की जाती है, या परिगमन किया जाता है, वहां पे उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक ना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ आच्छादन या आह्लादन है। ठीक ना। उसके बाद से हम एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि वेदों के 6 अंगों में छंद को वेद का पैर माना गया है। क्या माना गया है? यानी छंद को क्या कहा जाता है, तो वेदों का पैर कहा जाता है। जैसे छंद पादो तु वेदस्य। ठीक। उसके बाद से एक नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता का नाम है पिंगलाचार्य। छंद शास्त्र के प्रणेता का क्या नाम है? पिंगलाचार्य नाम है। उसके बाद से इनकी पुस्तक का नाम छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम है। छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम नाम है इनकी पुस्तक का नाम। यहाँ पे ये जितने भी हम बातें लिखे हैं इसमें से पूछा गया है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो पिंगलाचार्य है। इनकी पुस्तक का नाम भी ध्यान में रखना होगा कि छंद शास्त्रम है, छंद सूत्रम है। और यहाँ पे इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आच्छादन या आह्लादन होता है। और छंद का मेन भाव क्या होता है, छंद का मेन कार्य क्या होता है, तो छंद का मेन कार्य अक्षरों या वर्णों की गिनती करना होता है। ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे
देखिए छंद के अंतर्गत छंद से संबंधित देखिए संस्कृत में छंद से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए छंद से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला चीज कि इसके जो भेद हुए छंद जो छंद है तो उस छंद के लक्षण, छंद का लक्षण, छंद का लक्षण से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और नहीं तो नहीं तो छंद में वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है। छंद 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 के प्रत्येक छंद के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है। या छंद में छंद के कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है। छंद के कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है। उसके बाद से हम जो और क्या चीज ध्यान देना रहता है कि यति यति याद करना है कि यति कहाँ पे होगा। उसके बाद से मात्रा की गिनती करना, मात्रा की गिनती करना, मात्रा की गिनती करना या गणना करना किसके गण के अनुसार, गण व्यवस्था के अनुसार। तो देखिए हमें इतने इतने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कि छंद का लक्षण पूछ सकता है हमसे, छंद का लक्षण क्या है। उसके बाद से हमसे दूसरा चीज क्या पूछ सकता है कि छंद के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या पूछ सकता है। नहीं तो ये भी पूछ सकता है कि छंद के कुल वर्णों की संख्या पूछ सकता है। नहीं तो प्रश्न में यति का भी ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे यति आएगा, यति भी ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट वाला पॉइंट है कि मात्रा की गणना करना, यानी मात्रा की गणना के हिसाब से हम छंद के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा छंद है। ठीक ना। तो इतनी बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए छंद के प्रकार, छंद के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। हिंदी में जब छंद पढ़ेंगे तो छंद के तीन प्रकार मान लिए जाते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वाणिज्य छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो यहाँ पे केवल मुक्तक छंद नहीं होता है, यहाँ पे दो छंद होते हैं जिसमें पहला का नाम है वाणिज्य छंद, और दूसरे का नाम है मात्रिक छंद। पहले का नाम है वाणिज्य छंद और दूसरे का नाम है मात्रिक छंद। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वाणिज्य छंद क्या होता है और मात्रिक छंद क्या होता है। तो वाणिज्य छंद की हम बात कर ले यहाँ पे,
तो जिन छंदों की गणना करने के लिए जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है, जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है, वे वाणी छंद कहलाते हैं, वाणी छंद कहे जाते हैं। जैसे में हम बात कर लें तो अनुष्टुप और उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे तो वाणी छंद और अनुष्टुप के बाद इंद्रवजा और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मात्रिक छंद। तो जिन छंदों की गणना गणना मात्रा के आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर, मात्रा मतलब ह्रस्व स्वर और लघु, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, हाँ, के आधार पर होती है वे मात्रिक छंद कहे जाते हैं। जैसे में हो जाएगा आर्या आदि। आर्या हमारा क्या है? आर्या मात्रिक छंद है। तो इसको हम समझ लेंगे कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं और उसके बाद से पहला होता है वाणिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। वाणिक छंद जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर की जाती है, उसे वाणिक छंद कहते हैं। और जैसे में अनुष्टुप, इंद्रवजा और मात्रिक छंद जिन छंदों की गणना मात्रा के आधार पर ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आधार पर की जाती है, होती है, वे मात्रिक छंद कहे जाते हैं। जैसे में आर्या, ठीक ना। ये छंद के प्रकार हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। देखिए यति के बारे में चीज देख लेते हैं। यति क्या होता है? क्योंकि यति को याद रखना पड़ता है। तो कहीं किसी देखिए छोटे छंदों में यति जो होता है,
अंत में पाया जाता है, यानी छोटे छोटे छंदों में यति नहीं होता है, अर्थात पाद के अंत में पाया जाता है, लेकिन बड़े छंदों में यति होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पाद को पढ़ने के लिए, एक पाद को पढ़ने के लिए, एक पाद को पढ़ने के लिए बीच में लिए जाने वाला विराम चिन्ह, बीच में लिए जाने वाला विराम लिए जाने वाला विराम यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति कहलाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पर यति से संबंधित और बातें हैं कि छोटे छंदों में यति नहीं होती है, अर्थात छंद के पाद के अंत में होती है, अर्थात अंत में यति होती है, अर्थात पाद के अंत में यति होती है, लेकिन बड़े छंदों में यति, लेकिन बड़े छंदों में यति होती है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे। उसके बाद से एक चीज और है कि मात्रा के बारे में हम देखेंगे। थोड़ा सा मात्रा के बारे में हम देखेंगे। तो छंद में मात्रा की गणना, देखिए छंद में मात्रा की गणना के लिए क्या होता है, पहले तो ह्रस्व स्वर, या इसे हम कह सकते हैं लघु स्वर। यहाँ पे क्या होता है, अ ई उ री, संस्कृत के ह्रस्व स्वर है। उसके बाद से हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की, दीर्घ यानी गुरु वर्ण की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आ, बड़ी ई, ए, सॉरी बड़ा ऊ, ए आए, ए आए ओ और औ। इसके बाद भी क्या होता है,
अनुस्वार प्लस विसर्ग, ये भी क्या आते हैं, गुरुवार में आते हैं। देखिए ये इतनी बातें देख लेते हैं। यति किसे कहते हैं, एक पाद को हम पढ़ने के बाद हम यदि ये देखिए छंद में दो पाद होते हैं, एक एक पंक्ति में प्रत्येक पद में दो पाद होते हैं। तो प्रत्येक पाद को पढ़ने के बाद, एक पाद को पढ़ने के बाद जब हम दूसरा पाद पढ़ते हैं तो वहां पे जो बीच में विराम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यति कहते हैं। तो यहाँ पे देखें छोटे छंदों में यति नहीं होती है, छोटे छंदों में यति नहीं होती है, अर्थात पाद के अंत में होती है। अर्थात कहाँ पे होती है, तो पाद के अंत में यति होती है। लेकिन बड़े छंदों में क्या होता है, बड़े छंदों में यति होती है, ठीक। और छंद में अब मात्रा की गणना करना हो तो हम पहले यहाँ पे स्वरों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे लघु स्वर और गुरु स्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो लघु स्वर अ ई उ री होता है, और गुरु वर्ण आ बड़ी ई ए आई ओ अ होता है। उसके बाद से गुरु वर्ण में अनुस्वार भी आ जाता है, और उसके बाद से क्या हो जाता है, विसर्ग भी आ जाता है, ठीक। तो इतनी बातें हम ध्यान देंगे। इसके बाद और भी चीजें हम देख लेते हैं। देखिए लघु स्वर वर्णों को से तथा गुरु स्वर वर्ण को यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी हम एक खड़ी पाई के द्वारा हम बताते हैं। जब लघु वर्ण होता है उसे खड़ी पाई से डिनोट करते हैं, और गुरु वर्ण होता है तो उसे हम किससे, यस से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक चीज और, संयुक्त वर्ण के बारे में हम देख लेते हैं। संयुक्त वर्ण के बारे में, जैसे संयुक्त वर्ण में क्या होता है कि संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में जो पहला वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। देखिए हर्ष स्वर के आगे संयुक्त करने पर संयुक्त वर्ण के पहले लघु या गुरु वर्ण होने पर संयुक्त वर्ण के पहले लघु या गुरु वर्ण भी देखिए यहां से ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि संयुक्त वर्ण के पहले लघु स्वर
रहता है तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है, वह दीर्घ स्वर हो जाता है। देखिए जैसे में हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में दोनों चीजें हम समझ लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कृष्ण, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कृष्ण, तो कृष्ण में ये हमारा जो क है, यहाँ पे री लगा है, ये क्या है, ये है ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो संयुक्त स्वर संयुक्त वर्ण है, या आधा है पूरा है, तो यहाँ पे इसके आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा दीर्घ हो जाएगा, ये हमारा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ये हमारा लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे ऐसे हो, जैसे क्या हो, विष्णु, विष्णु, यदि विष्णु दिया हो तो विष्णु वाले कंडीशन में भी यही होगा। ये हमारा संयुक्त वर्ण है, यहाँ पे इसके पहले वाला क्या है, इसके पहले वाला लघु है, और लघु यानी छोटी ई है, लघु वर्ण है, इसके वजह से लघु स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण होने की वजह से ये भी दीर्घ हो जाएगा, और इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा, हमारा लघु हो जाएगा। तो यानी संयुक्त वर्ण में इस बात पर ध्यान देना है कि यदि संयुक्त वर्ण दिया हो तो उसके पहले वाले यदि दीर्घ है तो कोई बात नहीं है, यदि दीर्घ नहीं है तो दीर्घ यानी जुरु नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जुरु वर्ण यानी दीर्घ का आदेश हो जाए, दीर्घ का आदेश हो जाएगा, ठीक ना। अब ये इसके बाद हम बात करेंगे कि पद के अंत में एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पद के अंत में पद के अंत अंत वाला वर्ण, पद के अंत वाला जो वर्ण होता है, पद के अंत वाला वर्ण गुरु वर्ण या लघु वर्ण कोई आवश्यकता अनुसार मान सकते हैं। पद के अंत वाला वर्ण गुरु वर्ण या लघु वर्ण, लघु वर्ण कोई भी आवश्यकता अनुसार मान सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मान सकते हैं। ये तो हो गई बात किसके बारे में, ये हमने यति के बारे में बात कर लिया। उसके बाद से हमने बात की लघु स्वर और मात्रा के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है छंदों में गण व्यवस्था। तो ये जो रूल है, ये आप हिंदी में भी देखे होंगे कि छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है। तो छंदों में गणों की संख्या 8 होती है। क्षरों में गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इन गणों के इस सूत्र द्वारा, और इन गणों का सूत्र होता है, इन गणों का सूत्र इस प्रकार है,
देखिए, या माता राज, या माता राज भान सलगा। तो देखिए, एक यहाँ पे हम बात करेंगे, या माता राज भान सलगा, यानी यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 हमारे जड़, 8 जड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से लेके हमारा क्या है, तो यहाँ से लेके हमारे 8 जड़ है, और 8, और यहाँ पे लगा इसके साथ जोड़ दिया जाए ताकि इसको याद करने में आसानी रहे। तो यह माता राज भान सलगा, और इसी के आधार पे हम मात्रा की गणना करेंगे। इसी के आधार पे हम छंदों में मात्रा की गणना करेंगे। तो देखिए, नोट पे कर लेंगे। इसी के आधार पर हम छंदों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम मात्रा देखिए, यह से क्या हो जाएगा, यहाँ हम 3 3 का क्रम लेके चलते हैं। जैसे में क्या हो गया, अब यदि हमको एक बार में लेना होगा, तो यह आएगा, तो यह से यह माता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से राज भान सलगा। ठीक ना, 3 3 का हम लेके चलते हैं क्रम। यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ पे ये जड़ इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब पहला हमारा क्या है, तो ये जड़, उसके बाद से ये जड़, मजड़, तजड़, तजड़ के बाद रजड़, उसके बाद से क्या है, जगड़, उसके बाद से भजड़, नजड़ और सजड़। तो यहाँ पे हम मात्रा की बात करेंगे। जैसे यह हमारा य म त र, ये पहला अक्षर जो है, पहले अक्षर पे ध्यान देंगे हम कि पहले वर्ण पे यदि हमारा य से शुरू होता है, तो य म ल त तक जाएंगे, तो यह माता हो जाएगा। तो यह माता में पहला क्या आ जाएगा, पहला ये कैसा है, तो हरस्व स्वर है, हरस्व वर्ण है, और यहाँ पे हरस्व स्वर है, और यहाँ पे हमारे क्या है, माँ और ता है, यानी गुरु वर्ण जुड़ा है, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। यदि इसकी मात्रा हमको लिखनी है, देखिए, म तो हम 3 म के साथ क्या लेके चलेंगे, मतरा, मतारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या गुरु वर्ण हो जाएगा, यहाँ पे गुरु वर्ण हो जाएगा। यदि इसके अंतर हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तजड़ में तारा जा, यानी गुरु वर्ण और उसके बाद से लघु वर्ण। उसके बाद से यहाँ पे रजड़ में देखेंगे, तो ये गुरु वर्ण है, उसके बाद से ये लघु वर्ण है, फिर गुरु वर्ण, लघु वर्ण, उसके बाद से गुरु वर्ण। उसके बाद से जगड़ में यदि हम देखेंगे, तो ज में ज हमारा क्या है, लघु वर्ण है, उसके बाद से जबान, यानी क्या है, गुरु वर्ण है, और उसके बाद से फिर लघु वर्ण है। भजड़ में देखेंगे, तो पहले गुरु वर्ण है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से लघु वर्ण है, और उसके बाद से फिर क्या है, लघु वर्ण है। यहाँ पे नगर में देखेंगे, तो नगर में हमारा क्या है, तो नगर में लघु वर्ण है, उसके बाद से भी लघु वर्ण है, और उसके बाद लघु वर्ण है, तीनों लघु वर्ण है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करेंगे हम, और सगड़ में देखेंगे स ल गा, यानी लघु वर्ण और उसके बाद से दीर्घ वर्ण।
ठीक, तो इतनी बातें हम इसी के साथ, यानी ये गण है, ये इसको संबोधित कर रहा, दिखा रहा है, यानी य से शुरू हो जाता है तीन, यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे देखिए हमने नोट में लिख लेंगे कि तीन गण को एक साथ लेकर मात्रा गिनेंगे, मात्रा गिनेंगे, यही कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि पाद के अंत में वर्ण के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, कि पाद के अंत वाला जो वर्ण होगा उसको गुरु वर्ण या लघु वर्ण हम अपने आवश्यकता के अनुसार मान सकते हैं। ठीक, छंद में गण व्यवस्था के बारे में बताया। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इन गणों का सूत्र होता है यमाता राज भान स लगा। उसके बाद से इसी के आधार पे हम छंदों की पहचान करेंगे। तो इसके आधार पे हम मात्रा की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, ये जो पहला अक्षर है 8, तो उसी के आधार पे जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, तो इसकी मात्रा का हम निर्धारण करेंगे। तो ये लघु वर्ण है यहाँ पे, और इसके बाद से दोनों गुरु वर्ण है, तो यहाँ पे गुरु वर्ण का संकेत यूज करेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज पॉइंट लेके चलेंगे, तीनों गण को एक साथ लेकर मात्रा गिनेंगे। ठीक ना, तो इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी छंद, देखिए कोई भी छंद में, कोई भी छंद में चार चार पाद होगा। किसी कोई भी छंद हो, कोई भी छंद में चार पाद होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट कि सबसे पहले वर्णों की संख्या को गिन के पता करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्णों की संख्या को सबसे पहले वर्णों की संख्या को गिन कर पता करेंगे। पता करेंगे कि प्रत्येक पाद में, कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं। उसके बाद से हम फिर पता करेंगे कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं। उसके बाद से तीसरी बात हम महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि काउंट करते समय कोई भी हलंत वाला वर्ण, कि कोई भी हलंत वाला वर्ण या कोई भी आधा वर्ण, कोई भी हलंत वाला वर्ण या कोई भी आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हलंत वाला वर्ण जब हम वर्णों की गिनती करेंगे, तो जब वर्णों की गिनती करेंगे तो वहां पे हलंत वाला वर्ण नहीं गिना जाएगा। जब हम वर्णों की गिनती करेंगे तो उसमें जो हलंत वाला वर्ण हो, कोई हलंत वाला वर्ण तथा हलंत वाला वर्ण तथा कोई भी आधा वर्ण हो नहीं गिना जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम देखें कि कोई भी छंद में कितने पाद हो जाए, तो 4 पाद हो जाए। सबसे सबसे वर्णों की संख्या को गिनकर सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वर्णों की संख्या को गिनकर पता करेंगे कि प्रत्येक पाद में, देखिए यहाँ पे भी छूट गया है, कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं। तो इस चीज को हम पता करेंगे कि कोई भी छंद में 4 पाद हो जाए, सबसे पहले वर्णों की संख्या को गिनकर पता करेंगे कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे हैं। कोई हलंत वाला वर्ण या कोई भी आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा। उस इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि छंद के वाणिज्य छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे वाणिज्य छंद के प्रकार। देखिए वाणिज्य छंद और मात्रिक छंद हम बताएं, तो मात्रिक छंद में एक ही छंद आता है, आर्या छंद, उसी को बस मात्र पढ़ना है। लेकिन वाणिज्य छंद में बहुत सारे छंद हैं जो जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाणिज्य छंद के हम प्रकार जानेंगे। तो वाणिज्य छंद 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समवृत्त, जैसे हम लोग बोलते थे कि सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और उसके बाद से विषम मात्रिक छंद। उसी तरह यहाँ पे समवृत्त होता है वाणिज्य छंद में। तो समवृत्त, और उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे कि वाणिज्य छंद 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समवृत्त यानी जिसके जिसके सभी चरणों के वर्ण समान हो, जिसके सभी चरणों के वर्ण समान हो, वे समवृत्त कहे जाते हैं। वे समवृत्त समवृत्त कहे जाते हैं। जैसे में अनुष्टुप, अनुष्टुप। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त क्या होता है? तो अर्ध समवृत्त जिसके प्रथम पाद के
प्रथम पाद के समान तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो तो ऐसे छंद को अर्ध समृद्ध छंद कहते हैं। अर्ध समृद्ध छंद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा वियोजनी, उसके बाद से तीसरा छंद है वाणी छंद का तीसरा प्रकार है। अब वाणी छंद में तीसरा प्रकार क्या है? विषम समृद्ध। विषम समृद्ध। अब विषम समृद्ध क्या होता है? तो विषम समृद्ध की बात कर लें तो विषम समृद्ध जिनके सभी चरणों के वर्ण असमान, जिनके सभी चरणों के वर्ण अलग अलग, जिनके सभी चरणों के वर्ण अलग अलग, यानी सभी चरणों के वर्ण असमान यानी अलग अलग हो ऐसे छंद को विषम समृद्ध कहते हैं। विषम समृद्ध कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में चतुर्धर्व छंद जो है विषम समृद्ध है। इसके बाद से हम बात करेंगे, देखिए इसको समझ लेंगे कि वाणी छंद के 3 प्रकार होते हैं। वाणी छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हैं। समृद्ध छंद पहला है क्या कि समृद्ध छंद जिसके सभी चरणों के वर्ण क्या होते हैं? समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समृद्ध कहे जाते हैं। सभी चरण यानी सभी पादों में क्या होते हैं? तो वर्णों की संख्या सेम होती है, वहां पे क्या होता है? समृद्ध होता है। दूसरे नंबर पर और समृद्ध जिसके प्रथम पाद के समान तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद, देखिए यहाँ पे द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो, तो ऐसे छंद को क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध छंद कहते हैं। जैसे में वियोजनी। उसके बाद से हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर कि जिनके सभी चरणों के वर्ण असमान यानी अलग अलग हो, तो ऐसे छंद को हम क्या बोलते हैं? विषम समृद्ध कहते हैं। ठीक, तो ये वर्णित छंद के 3 भेद हो गए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे मात्रिक छंद के बारे में।
मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो हमने बताया था मात्रिक छंद के बारे में कि मात्रिक छंद जिसमें मात्रा की गणना की जाती है, ऐसे छंद जिसमें मात्रा की गणना की जाती है, ऐसा छंद जिसमें मात्रा की गणना की जाती है मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक छंद में हम बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्या आर्या मात्रिक छंद है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मात्रिक छंद की, सॉरी आर्या छंद, आर्या के बारे में। तो देखिए आर्या का लक्षण जो होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे लक्षण के बारे में। तो आर्या के लक्षण के बारे में जो है दिया हुआ है कि यस्या प्रथमे पादे द्वादशम यस्या प्रथमा पादे द्वादश मात्रा अस्तथा तृतीय अपि और उसके बाद से अष्टदशा द्वितीय चतुर्थ के पंचदशा सा आर्या। देखिए यही इसका लक्षण है, यानी कहने का मतलब कि यस्या प्रथम पाद में द्वादश माने 12 और तृतीया में भी, यानी प्रथम और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होती है। और अष्ट 10 द्वितीय और अष्ट 10 यानी 18 किसमें होता है? द्वितीय में होती है। और चतुर्थ में कितना होता है? पंचदश होता है। यानी अस्या प्रथमे पादे द्वादश और तृतीया में कितना होता है? द्वादश होता है। अष्टदश द्वितीय और चतुर्थ में पंचदश होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्या छंद कहते हैं, यानी आर्या मात्रिक छंद कहते हैं। आर्या मात्रिक छंद, जैसे में यहाँ पे इसके डिटेल में हम समझ लेंगे कि आर्या मात्रिक छंद में क्या होता है कि प्रथम पाद में 12 मात्रा होती है। द्वितीय पाद में 18 मात्रा होती है। देखिए अष्टदश दिया है ना, उसके बाद से फिर तृतीय पाद में 12 मात्रा, तृतीय पाद में 12 होता है, सेम होता है। और चतुर्थ पाद में क्या हो जाएगा?
चतुर्थ पाद में कितना, पंचदश यानी 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि ये मात्रा रहती है तो हमारा कौन सा छंद हो जाए, तो आर्या छंद, आर्या मात्रिक छंद हो जाएगा, आर्या मात्रिक छंद। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि यदि प्रथम पाद में 12 मात्रा और तृतीय पाद में 12 मात्रा, द्वितीय पाद में 18 मात्रा और चतुर्थ पाद में 15 मात्रा हो, तो वहां पे कौन सा छंद हो जाए, आर्या मात्रिक छंद हो जाए। ठीक, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत हमें केवल आर्या छंद को पढ़ना है और यही एक छंद आता है संस्कृत में। इसके बाद हम वाणिज्य छंद के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद जितने भी छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत वाणिज्य छंद के अंतर्गत समृद्ध और समृद्ध और विषम समृद्ध के अंतर्गत जो छंद आएंगे उन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।